गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड की कविता आत्मकथ्य आरंभ कर रहे हैं। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। सबसे श्रेष्ठ भी हैं, सबसे वरिष्ठ भी हैं। छायावाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ये 3 कवि और भी छायावाद के 4 स्तंभों में माने जाते हैं। उन्हीं में सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसाद जी का जन्म 1889 में बनारस में हुआ। सोंगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था और 1937 में इनका देहांत हो गया। बहुत ज़्यादा लंबी उम्र इनको नहीं मिली, केवल 48 बरस ही ये जीवित रह पाए। लेकिन अपने इस छोटे से जीवन में भी इन्होंने इतना विशाल और इतना उच्च साहित्य रचा कि जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये एक कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार थे। इसके अलावा इन्होंने एकांकी लिखने की शुरुआत भी हिंदी साहित्य में की और निबंध भी लिखे। तो इनके कविताओं की बात करें तो इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी है, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है। इसके अलावा इनके काव्य संग्रह हैं आंसू, लहर, झरना, कानन कुसुम, चित्राधार, महाराणा का महत्व। इनके 3 उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती। और इनके 5 कहानी संग्रह हैं आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि। इनके नाटकों की बात करें तो इनको नाट्य साहित्य के लिए भी बहुत जाना जाता है। चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। तो मैं इस कविता के इतिहास के बारे में बताता हूँ आपको। प्रेमचंद जी, जो कि उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने हंस नामक पत्रिका का संपादन आरंभ किया था। और उस ज़माने में साहित्यकारों के द्वारा आत्मकथा लिखने का एक प्रचलन था। प्रसाद जी से भी उनके मित्रों ने और प्रेमचंद जी ने आग्रह किया कि वे भी अपनी जीवनी, अपनी आत्मकथा लिखें। हंस पत्रिका में आत्मकथा के नाम से एक विशेषांक निकला करता था। प्रेमचंद जी चाहते थे कि उस विशेषांक में प्रसाद जी की आत्मकथा भी छपे। तो उन्होंने प्रसाद जी से आग्रह किया कि आप भी अपने विषय में कुछ लिखें। लेकिन प्रसाद जी ने अपनी असहमति जताई और इस असहमति के साथ ही यह कविता उनको लिख भेजी और यह कविता ही उनकी आत्मकथा के रूप में छप गई। 1932 के हंस पत्रिका के विशेषांक में यह कविता छपी थी। इस कविता के माध्यम से हम प्रसाद जी के जीवन को जान सकते हैं कि किस प्रकार का जीवन उनका रहा। उनके जीवन के मार्मिक पक्ष को हम जान सकते हैं। यह कविता छायावादी प्रभाव को भी अपने अंदर लिए है। प्रसाद जी के व्यक्तित्व की छाप इस कविता पर है। मैं कविता आरंभ करता हूँ, उसके साथ ही बातों को आगे जानेंगे। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप भ्रमर को कहते हैं, भौरा। कह रहे कि भौरा गुनगुनाकर कौन सी कहानी कह रहा है, मैं नहीं जानता। भौरा यहाँ मन का प्रतीक है। तो कवि कहते हैं कि मेरा मन रूपी भौरा गुनगुनाकर मेरे जीवन की कौन सी कहानी कहना चाहता है, मैं नहीं जानता। जबकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है नहीं जिसे कहा जा सके, जिसे प्रकट किया जा सके।
मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कह रहे हैं कि भंवरा पता नहीं कौन सी कहानी कहना चाहता है, जबकि मेरे जीवन रूपी उपवन की पत्तियां निरंतर मुरझा कर गिर रही हैं, अर्थात मैं निरंतर अस्ताचल की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे जीवन में कुछ ऐसा बचा नहीं है जिसमें कुछ बात हो। मेरे जीवन से मधुमास विदा ले चुका है, मेरे जीवन से खुशियाँ विदा ले चुकी हैं, जीवन की सांझ नज़दीक आ रही है। तो मैं नहीं जानता कि ये मेरा मन रूपी भंवरा क्यों गुनगुना रहा है, क्या बताना चाहता है गुनगुना कर, क्या प्रकट करना चाहता है, जबकि प्रकट करने योग्य कुछ है नहीं। मेरे जीवन रूपी वृक्ष की पत्तियां तो निरंतर झड़ रही हैं। क्योंकि 1932 में प्रसाद जी यक्ष्मा रोग से पीड़ित थे, जो एक असाध्य रोग था, और इसके 5 वर्ष बाद ही इनका देहांत भी हो गया था। उन्हें आभास था कि उनका जीवन बहुत लंबा नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कह रहे हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में, कह रहे कि जिस प्रकार से इस अनंत आकाश में असंख्य तारे छिटके पड़े हैं जिनको जानना संभव नहीं है, जिनके इतिहास को जानना संभव नहीं है, उसी प्रकार से इस साहित्य आकाश में भी असंख्य साहित्यकारों की जीवनियाँ हैं, असंख्य साहित्यकारों के इतिहास छिपे पड़े हैं। और मैं तो हैरान हूँ, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। और कहते हैं कि मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि बहुत से कवि लोग, बहुत से साहित्यकार अपनी आत्मकथा कहकर अपने ऊपर ही व्यंग्य करते रहते हैं, लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका देते रहते हैं, क्योंकि हमारे समाज का दस्तूर ही है और हमारे मुंह पर हमारे प्रति सहानुभूति प्रकट करता है, लेकिन पीठ पीछे ताली बजाकर हंसता है। ये हमारे समाज का दस्तूर है। तो कवि कहता है कि मैं समझ नहीं पाता कि क्यों अपने जीवन को लोग दूसरों के सामने प्रकट करना चाहते हैं, जबकि जीवन में कमजोरियां भी हैं, मूर्खताएं भी हो जाती हैं जीवन में। तो क्या ज़रूरी है कि वो कमजोरियां और मूर्खताएं दूसरों के सामने लाई जाएं और दूसरों को हंसने का मौका दिया जाए? तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कह रहे हैं कि हे मित्र, प्रेमचंद जी को संबोधित कर रहे हैं, या जिन भी मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने का आग्रह किया उन सब को संबोधित कर रहे हैं कि हे मित्र, तब भी तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं को कहूँ, अपनी कमजोरियों को प्रकट करूँ, क्योंकि आत्मकथा यदि लिखूँगा तो उसे सच्चाई के साथ लिखना होगा, तभी वो सच्ची आत्मकथा बन पाएगी। और यदि मैं आत्मकथा लिखता हूँ तो मुझे अपने जीवन की दुर्बलताओं को, अपनी कमजोरियों को, अपनी मूर्खताओं को प्रकट करना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। मेरे मित्र, क्या तुम अब भी ये चाहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं? तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे है गागर रीति। कहने की हे मित्र, हो सकता है तुम्हें मेरी आत्मकथा सुनकर आनंद की प्राप्ति हो, क्योंकि तुम्हारी ये चाहत है कि मैं आत्मकथा लिखूं। लेकिन जब तुम मेरी आत्मकथा को पढ़ोगे तो तुम मेरे जीवन को एक खाली गगरी के समान पाओगे। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन से सब विदा हो चुका है। यह तो एक खाली घड़ा होकर रह गया है, इससे किसी की प्यास बुझ नहीं सकती। मेरे जीवन से किसी को कुछ प्रेरणा मिल नहीं सकती। प्रेरणा लायक मेरे जीवन में कुछ है नहीं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कह रहा है किंतु कहीं मित्र ऐसा ना हो जाए कि जब तुम मेरी आत्मकथा को पढ़ो तो तुम्हें यह लगने लगे कि मेरे जीवन में जो खालीपन है, मेरे जीवन से जो रीत गया है, जो निकल गया है, उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। कहीं तुम अपने को जिम्मेदार न समझने लगो, और कहीं तुम्हें यह न लगने लगे कि तुमने मेरे जीवन का रस लेके ही अपने जीवन को रसमय किया है। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कह रहे हैं अपने सरल स्वभाव को संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे मेरी सरलता,
क्या यह मेरे जीवन की विडंबना नहीं है कि मैं यदि आत्मकथा लिखता हूं तो मुझे तेरी हंसी उड़ानी पड़ेगी, तेरा मजाक उड़ाना पड़ेगा। हमारे यहाँ सरल होना ही एक अपराध हो गया है। जो सरल है उसे लोग मूर्ख समझ लेते हैं। सरलता एक मजाक होकर रह गई है इस समाज में। तो यह कहने कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख होगा यदि मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मैं अपने सरल जीवन का मजाक ही उड़ाऊंगा। कह रहा है कि हे मित्र, भूलें अपनी या पर वंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कि हे मित्र, मैं आत्मकथा लिखूं तो तुम ही बताओ, क्या मैं अपनी आत्मकथा में अपनी भूलों को प्रकट करूं, या मुझे जो धोखे दूसरों से मिले हैं क्या मैं उन्हें प्रकट करूं? प्रवंचना धोखे, क्या मैं औरों के द्वारा दिए गए धोखे प्रकट करूं? ये ठीक नहीं है। जिन्होंने मुझे धोखे दिए थे वो आज समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं। मैं अगर मेरी आत्मकथा लिखता हूं तो उनका नाम आएगा, और उनका नाम आएगा तो उनकी प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचेगी, जो कि मैं चाहता नहीं हूं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। हे मित्र, अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा तो इसमें मेरी प्रेयसी का नाम भी आएगा, और मैंने अपनी प्रेयसी के साथ जो मधुर चांदनी रातें बिताई हैं, मैं उनकी कथाओं को कैसे कह दूं। वो सारे के सारे पल जो नितांत वैयक्तिक थे, जो मेरे और मेरी प्रेयसी के बीच की बातें थी, वो सारी उज्जवल गाथाएं, वो सारे सुखद क्षण जो मैंने उसके साथ बिताए थे, मैं वो कैसे प्रकट कर दूं? मैं ऐसे कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करना तो उसके जीवन में जहर घोल देना होगा, उसके जीवन को तबाह कर देना होगा, जो मेरे बस का नहीं है। इसी प्रकार की एक पंक्ति जावेद अख्तर साहब ने भी कही है कि वो खत के पुर्जे उड़ा रहा था, हवाओं का रुख दिखा रहा था, उसी का ईमा बदल गया है, जो पहले मेरा खुदा रहा था, वो एक दिन एक अजनबी से मेरी कहानी सुना रहा था। ये बिल्कुल अजीब बात हो जाती है कि कोई समय रहा था जब हमारे बीच में संबंध बहुत मधुर थे। माना कि आज संबंध मधुर नहीं रहे तो भी वो नितांत व्यक्तिक बातें दूसरों के सामने कहने की नहीं हुआ करती हैं। कभी कहता है कि मित्र, मैं आत्मकथा लिखकर अपनी उस प्रेयसी को अपमानित नहीं करना चाहता, चाहे आज जो मेरे साथ है नहीं है, नहीं ही है। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, हे मित्र, मैं नहीं चाहता। कैसे मैं वो कहूँ कि हमारे बीच में जो खिलखिलाकर बातें हुआ करती थी, हम हंस हंस कर बातें किया करते थे, वे सुख के क्षण में प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें उसका नाम आएगा, और उसका नाम आएगा तो वो बदनाम हो जाएगी, और मैं उसे उसका नाम इस आत्मकथा में लिख के बदनाम नहीं करना चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। कह रहे कि मेरे मित्र, मैंने जिस सुख का सपना देखा था वो सुख मुझे नहीं मिल पाया। वो मेरा होने ही वाला था कि वज्रपात हो गया। मैं प्रेयसी के साथ मेरा विवाह होने वाला था, या वो मेरे जीवन में आने वाली थी, उससे पहले कुछ ऐसा घटा कि ये हो न सका। तो वो सुख जो मेरा हो सकता था नहीं हुआ, वो तो मेरे आलिंगन में आते आते ही भाग गया, वो किसी और का हो गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कह रहे कि हे मित्र, मेरी प्रेयसी के कपोल इतने लाल थे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेम सिक्त उषा है, सुबह है, वह अपनी सारी सुगंध, अपना सारा सौंदर्य मेरी प्रेयसी के गालों से ही लिया करती थी। उस मेरी प्रेयसी की जो सुंदर छाया थी, उसी से ही मुझे ऐसा लगता है उषा का सौंदर्य निर्मित होता था। यहाँ व्यतिरेक अलंकार की सृष्टि हो गई है, क्योंकि प्रेयसी को बढ़ा दिया गया है
उपमान को गिरा दिया गया है, या उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया, तो व्यतिरेक अलंकार बन जाता है। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। कह रहे मित्र, जो समय मैंने मेरी प्रेयसी के साथ बिताया था वो मेरा सबसे सुख के दिन थे, स्वर्णिम दिन थे। वो मेरी सुखद स्मृतियाँ ही मेरे बचे हुए जीवन का सहारा हैं। मैं आज थक चुका हूँ, मैं इस जीवन से हार चुका हूँ, लेकिन मुझ थके हुए राहगीर की राह का सहारा वो स्मृतियाँ ही हैं, वो यादें ही हैं। मैं उन्हीं के सहारे बाकी का जीवन गुजार देना चाहता हूँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। हे मित्र, तुम मेरी गुदड़ी को क्यों उधेड़ देना चाहते हो? तुम मेरी जीवन रूपी गुदड़ी को क्यों उधेड़ देना चाहते हो? क्यों उसके सिलाई खोल देना चाहते हो? क्यों मेरी कहानी को जानना चाहते हो? इसके भीतर जो छिपा है वो छिपा ही रहने दो, इसे मत खोलो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। कह रहे हैं कि माना कि मेरा जीवन बहुत लंबा नहीं है, केवल 4 दशक ही बीते हैं, तो कह रहे हैं कि इस छोटे से जीवन में लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई, बड़ी बड़ी कहानियां हो गई। तो उन सारी कहानियों को आज मैं कैसे कहूँ? वो कहना मेरे बस में नहीं है। क्या ये ठीक नहीं रहेगा कि मैं औरों की आत्मकथाएं पढ़ता रहूं और मैं खुद मौन ही रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कह रहे हैं कि हे मेरे मित्र, तुम मेरी इस भोली आत्मकथा को सुनकर भला क्या करोगे? इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो दूसरों को प्रेरणा दे सके, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे प्रकट किया जा सके। अभी समय भी नहीं, और न ही आत्मकथा लिखने का समय है। आत्मकथाएं जीवन के उत्तरार्ध में लिखी जाती हैं। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, और मेरी पीड़ा भी अभी सोई हुई है, मेरी पीड़ा भी थक कर सो गई है। मैं नहीं उसे जगाना नहीं चाहता। तुम क्यों मुझे फिर से मेरे विगत में उतार कर मेरे जख्मों को हरा कर देना चाहते हो? तो मेरे मित्र, अभी आत्मकथा लिखने का उचित समय भी नहीं है, और मेरी मौन व्यथा मेरी भी सोई हुई है। इसी प्रकार का एक भाव मीर तकी मीर के विषय में प्रकट किया जाता है। मीर तकी मीर की पंक्तियाँ बहुत बेहतरीन पंक्तियाँ हैं। नज़्म के अंदर और गज़ल के अंदर मीर तकी मीर उर्दू साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। मिर्ज़ा गालिब मीर तकी मीर को अपने से भी ऊंचा मानते हैं। मिर्ज़ा गालिब क्या कहते हैं? रेख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, सुना है अगले ज़माने में कोई मीर भी था। और मीर के विषय में क्या कहते हैं? सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टूक रोते रोते सो गया है। तो ऐसे ही प्रसाद की व्यथा भी सोई हुई है। तो बच्चों, आपने देखा ये मार्मिक कविता है। प्रसाद जी की इसी प्रकार की एक रचना आंसू भी है। आंसू में भी उन्होंने अपनी ऐसे ही मार्मिक वेदना को प्रकट किया है। आंसू में वो कहते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मन में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। तो बच्चों, आज इतना ही। इसके काव्य सौंदर्य पे फिर बात करेंगे। धन्यवाद।